बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। हर वो खबर जो है प्राइम टाइम न्यूज, उसकी ऑप्टिमम डोज। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज आप क्या देखने वाले हैं। बॉर्डर पर बड़ा बवाल क्या है, 10 लाख करोड़ का सवाल, ये आज आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कुछ ही देर में अबू धाबी से दुनिया देखेगी सनातन की शक्ति। पीएम मोदी करेंगे मंदिर का उद्घाटन और वहां से हम आपको कराएंगे भव्य मंदिर दर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, फिर अशोक चौहान के बाद किसने छोड़ी पार्टी, ये भी आप देखेंगे आज प्राइम एट 4 में। और नीतीश के फ्लोर टेस्ट से बौखलाए किसकी जान लेने पर उतर आए, ये भी प्राइम एट 4 में आज। लेकिन पहले यह खबर देखिए, ये है कि किसान आंदोलन में आज का अपडेट क्या है। शंभू बॉर्डर पर जारी है पुलिस और किसानों के बीच में टकराव, रुक रुक कर दागे जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों से पुलिस का कई बार टकराव हुआ, किसानों की आंसू गैस से निपटने की तैयारी भी दिखाई दी। प्रदर्शनकारी किसान बोले दिल्ली जाकर ही रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसान मान नहीं रहे हैं, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, जहां आवश्यक हो रहा है बल प्रयोग भी किया जा रहा है और किसानों के साथ कई जगहों पर छोटी मझोली झड़पें भी दिखाई दे रही हैं। यहां पर ये 4 तस्वीरें प्राइम एट 4 में इस पूरे घटनाक्रम को आपको बता रही हैं। पुलिस का अटैक किस तरीके से हुआ, कैसे पानी का छिड़काव हुआ, वहां भगदड़ की स्थिति भी बनी एक बार और किसानों ने ठान लिया है कि दिल्ली जाकर रहेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। असल में ये प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं और पुलिस का उन पर कैसे अटैक हुआ है वो आप देख रहे हैं। बल प्रयोग करना पड़ा और इधर आप देख रहे हैं ये पानी का छिड़काव, किस तरीके से वहां स्टैम्पीड वाली सिचुएशन आज एक बार फिर बनी और किसानों ने असल में प्रदर्शनकारियों ने ठाना है कि हम तो दिल्ली जाकर रहेंगे। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो ड्रोन के जवाब में यहां पतंग भी देख लीजिए। सिक्योरिटी में मौजूद पुलिस कर्मियों से दो हाथ करने के लिए भी तैयारी पुलिस कर्मियों के साथ इन प्रदर्शनकारियों की दिखाई दी। इधर किसानों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार ड्रोन इस्तेमाल कर रही है और इन्हीं ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान इससे बचाव के लिए अनूठा तरीका अपना रहे हैं। ड्रोन के जवाब में पतंग उड़ाई जा रही है ताकि पतंग से टकराकर ड्रोन रास्ते से भटक जाए। आपने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, हम आपको इस बारे में और लेटेस्ट खबर बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किसानों की मांग असल में है क्या। एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, किसान ये कह रहे हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए, खेती से जुड़े कर्जों को माफ किया जाए, किसान कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बुजुर्ग किसान जो हैं उनको पेंशन दी जाए 10,000 रुपए हर माह के हिसाब से। WTO के फ्री ट्रेड समझौते से सरकार हट जाए, ये भी किसानों की मांग है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के ऊपर तमाम केसेस दर्ज हैं, वो किसी भी किस्म के हों, वो वापस लिए जाएं। और असल में यहां पर आप देखिए शंभू बॉर्डर पर किसान कल से आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है और किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किसान चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी हों, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। और कल के बाद आज भी किसानों ने बॉर्डर क्रॉस करने और बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। ड्रोन कैमरे से किसानों पर नजर रखी जा रही है। उपद्रव करने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है और स्लैब और कटीली तार से पूरे इलाके को घेरा गया है। किसान आंदोलन से जुड़ी अब की इस समय की बड़ी खबर भी आपको बता दूं। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की है। कृषि मंत्रालय ने किसानों से फोन पर बातचीत की है और जल्द ही किसानों और सरकार के बीच में आमने सामने की बातचीत भी संभव है। कृषि मंत्रालय ने फोन लगाकर किसान यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बातचीत की है और आने वाले वक्त में आमने सामने की बातचीत एक बार फिर से हो सकती है। लेकिन किसानों की ये जो मांगे हैं, ये इसमें से कितनी मानी जाएंगी, कितनी मांगों के बगैर किसान मानेंगे नहीं, ये प्रदर्शनकारी मानेंगे नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए, मैं सारे किसान संगठनों से यही अनुरोध करता हूं
कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है। प्राइम 4 में इस खबर से जुड़ा हुआ अगला पहलू यह कि मांगों को पूरा करने के लिए किसान ताल ठोक रहे हैं और इस मांग के बीच अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। किसानों ने दिल्ली कूच के लिए बड़ी तैयारी की है। अपने साथ 800 ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन लेकर जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने आंदोलन को लंबा खींचने का पूरा इंतजाम कर रखा है। प्रदर्शनकारी किसानों से निपटने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 6 महीने का राशन लेकर ये निकले हैं। इसका मतलब ये भी है कि उनको ये मालूम है कि वो ऐसी मांगे सामने रख रहे हैं जिनको माना जाना असल में ये व्यावहारिकता के दायरे में सरकार को समझ में आएगा नहीं और वो अपनी बातों से पीछे हटेंगे नहीं, और इसलिए ये लंबा खींचना लाजमी है। 6 महीने का राशन साथ में लेकर जाया जाना इस बात की गवाही दे रहा है। आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली का सिंघू टीकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर, ये सील है। ऐसे में सवाल है कि किसानों की मांगों को मान लिया गया तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। अब जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। किसानों की अगर इस मांग को माना गया तो 25% का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा, और 25% का बोझ, ये जो सुनने में 25% लग रहा है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देने की ताकत रखता है। और ऐसी स्थिति बनेगी कि फिर महंगाई को कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि सरकार अभी तक किसानों की हर एक मांग को पूरा करने में असमर्थता प्रकट करती रही है। 25% खजाने पर अतिरिक्त बोझ, महंगाई का हाथ से बाहर निकल जाना, ये स्थिति सरकार बनने नहीं देना चाहती और इसीलिए किसानों की तमाम मांगों को अभी तक सरकार अकोमोडेट नहीं कर पाई है। किसानों के समर्थन में उतरा भारतीय किसान यूनियन कल रेल रोको आंदोलन करने वाला है। ये भी देखिए जरा, ये बड़ी अहम खबर है इससे जुड़ी हुई। बीकेयू कार्यकर्ता पंजाब में ये रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा। जाहिर है इसका असर रेलों की आवाजाही पर पड़ेगा। लोगों की असुविधा के तौर पर यह बात देखने को मिलेगी। लोगों को असुविधा होगी, आम जनों को असुविधा होगी। नॉर्मल पैसेंजर्स जिनको अपने गंतव्य तक टाइम से पहुंचना है, उनमें से न जाने कितने इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से जा रहे हैं, उन सब पर असर पड़ेगा। लेकिन पंजाब में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है 12 बजे से 4 बजे तक हम रेल रोको करेंगे। और दिल्ली कूच को लेकर जैसा हमने आपको बताया, किसान संगठन अड़े हुए हैं। दरअसल एमएसपी की जिस गारंटी के लिए ये बात कही जा रही है, उससे अर्थव्यवस्था पर, जैसा हमने आपको बताया, 25% का 10 लाख करोड़ का बोझ पड़ सकता है। देश का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का है, यानी 1/4 बजट एमएसपी को चला जाएगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11 लाख करोड़ का है। रक्षा बजट की बात करें तो यह 6 लाख करोड़ का है। कृषि बजट भी 1.25 लाख करोड़ का है। मनरेगा में भी 73,000 करोड़ का खर्च होता है। ये आप देखिए कि इसके अलावा अगर यहां एमएसपी के लिए 10 लाख करोड़ चाहिए तो 45 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में ये 25% के आसपास बैठता है। और इतना बड़ा असल में एकदम से खजाने पर बोझ ये तमाम तरह के साइड इफेक्ट्स लेकर आएगा, जिसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का रुक जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च रुक जाना, तमाम जरूरी मदों पर जो खर्च अभी सरकार कर रही है उन जगहों पर कटौती करना, और दूसरा साइड इफेक्ट ये भी कि महंगाई का बेकाबू हो जाना। कुछ खास खबरें। हल्द्वानी हिंसा के बाद बनभूलपुरा में पिछले 1 हफ्ते से कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस अब भी आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है, तो वहीं हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हालांकि बनभूलपुरा पुलिस चौकी खोली जा चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नवी मुंबई में गैंगस्टर चिराग लोके की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर और ठेकेदार चिराग अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने रास्ते में उसे रोक लिया और सिर में लोहे की रॉड से वार कर मर्डर कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यूपी के एटा में इको कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। घटना में बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको एटा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। इको में सवार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज याचिका वापस ले ली है। जैकलिन ने दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। उन्होंने सुकेश पर जेल में रहकर लेटर भेजकर परेशान करने और धमकी का आरोप लगाया था। 400 करोड़ की ठगी के मामले में सुकेश जेल में है। बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने की तारीखों का ऐलान हो गया है। मंदिर समिति ने जानकारी देते हुए कहा कि 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हर साल बसंत पंचमी के दिन होता है। रॉकलाइन मॉल को सील कर दिया गया है। रॉकलाइन मॉल के मालिकों को करीब 12 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इसे लेकर कई बार नोटिस भेजा गया, जिसके बाद आज कॉर्पोरेशन और राजस्व अधिकारियों ने मॉल को सील कर दिया। और अब आपको लिए चलते हैं वहां जहां चारों तरफ सनातन की गूंज सुनाई दे रही है, अबू धाबी। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन आज सुबह से मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। लाखों श्रद्धालु आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए मंदिर में मौजूद हैं। इस भव्य हिंदू मंदिर की आधारशिला भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 11 फरवरी 2018 को रखी थी। 6 साल बाद शेखों की जमीन पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर है। कल एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण को लेकर यूएई के राष्ट्रपति का धन्यवाद भी किया था। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और अब आपको इस हाईटेक स्टूडियो ग्राफिक्स के जरिए अबू धाबी में बने इस दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। कुल एरिया 27 एकड़ है जिसमें यह बन रहा है, लेकिन मंदिर का जो एरिया है जिसमें सिर्फ मंदिर होगा, मतलब पूरा प्रीमाइसेस तो 27 एकड़ का होगा, लेकिन 13 एकड़ में मंदिर बन रहा है। 13 एकड़ इसमें पार्किंग के लिए रिजर्व रखे गए हैं और इसको पूरे को डेवलप करने में, बनाने में 700 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों के हिसाब से 700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें 7 शिखर होंगे मंदिर में, अलग अलग 7 शिखर, स्तंभ 96 इसमें पिलर्स होंगे, स्तंभ होंगे, और इसमें कल्प वृक्ष भी दिखाई देगा। और इसकी जो शिल्पकारी है वो तो अद्भुत है, मन मोह लेने वाली है। इस तरीके से ये खास सनातनी मंदिर शेखों की जमीन पर बनकर तैयार है। उद्घाटन का इंतजार है। असल में अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर से हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने आपके लिए ये रिपोर्ट भी भेजी है, देखिए। इस वक्त हम अबू धाबी के बीएपीएस के हिंदू मंदिर में मौजूद हैं और आज का दिन आप अबू धाबी में लोगों से बात कीजिए, दुनिया भर के भारतीयों से बात कीजिए, उतना ही ऐतिहासिक बता रहे हैं ये लोग जितना अयोध्या में राम मंदिर का बनना। हालांकि दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र में ये गगनचुंबी मंदिर बनना कोई छोटी बात नहीं है और उसका उद्घाटन होना, कई लोगों का कहना है कि उन्होंने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है और नरेंद्र मोदी ने ये भी करके दिखा दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए पहले किस तरह से लोग यहां पहुंचने लगे हैं। अलग अलग वेशभूषा में बुजुर्ग और बच्चे, बड़े सब यहां पर पहुंच रहे हैं और जबरदस्त उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर। हालांकि यहां पर अभी सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, आम लोगों के लिए 18 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन आज जिन लोगों को बुलाया गया है वो करीब 3000 लोग, 4000 लोग रहने वाले हैं। इस इवेंट को आप इस तरह से समझिए कि आप यहां खलीज टाइम्स को देखिए, यहां का प्रमुख अखबार है, इसको अगर आप शुरू में दिखाएं हमारे साथ, ये देखिए, ये खलीज टाइम्स जो है उसका पहला पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं और यहां पर पूरे एक पन्ने पर इस मंदिर का जिक्र है और महंत स्वामी महाराज जो हैं उनका जिक्र है। और इसका बीच का पन्ना आप देखिएगा, जो सेंट्रल पन्ना है, उसमें इस पूरे मंदिर के बारे में विस्तार से छापा गया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूजन ऑफ कल्चरल हार्मनी, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। यानी कैसे ये पूरा मंदिर जो है वो शांति और हार्मनी की बात करता है, इसके बारे में बताया गया है। 12 स्मरण हैं, 7 शिखर हैं, 2 घुमट्स हैं, 410 स्तंभ इसमें लगे हुए हैं। मतलब मंदिर की एक एक डिटेल जो है वहां इस अखबार में छपी हुई है। और पूरे अखबार के इस मिडिल पन्ने में आप देखिए
पूरा 2 पन्ना जो है वो एक तरह से इस मंदिर के लिए दिया गया। ये खलीज टाइम्स यहाँ का प्रमुख अखबार। आप लोग यहीं रहते हैं? यस, यहीं रहते हैं। ये मंदिर देखकर कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। इमेजिनेशन में नहीं था कि ऐसा होने वाला है एक दिन। हाँ, ये तो मैं कल से जितने लोगों से अबू धाबी में मिल रहा हूँ वो कहते हैं हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई मंदिर बन पाएगा। तो ये लोगों का भाव है। आपकी उम्र क्या है? 30 साल। आपकी उम्र? 62। तो देखिए 30 से 62 साल तक के बीच में जो गैप होगा वो गैप ये मंदिर खत्म कर देता है, क्योंकि वही उत्साह यहाँ भी और वही उत्साह यहाँ पर भी है और इससे भी बुजुर्ग लोग। मैडम कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे मोदी जी अयोध्या यहाँ ले आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। यही फील है? एक अयोध्या सपने से बाहर था कि कभी हो सकता था, वो उन्होंने कर दिया। और अबू धाबी में ये ऐसा मंदिर हो, इतना भव्य मंदिर, ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सपने में भी नहीं सोचा था। जो सपने में सोचा भी नहीं वो भी साकार हो गया। मंदिर के उद्घाटन से पहले हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने इस बारे में एक्टर विवेक ओबरॉय से खास बातचीत की। और इस वक्त हमारे साथ विवेक ओबरॉय मौजूद हैं जो इस मंदिर के उद्घाटन के लिए आए हैं। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत भव्य, बहुत सुंदर। मेरा तो सौभाग्य है कि यहाँ पे जो पहला यूएई में महायज्ञ हुआ उसमें हमें मौका मिला यजमान बनकर बैठने का। और क्या बताऊं, इतना सुंदर लगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। बारिश हो रही थी खूब जम के, और जब अग्नि प्रज्वलन करना था, यज्ञ कुंड थे, 125 यज्ञ कुंड थे, अपने आप बारिश बंद हो गई। यज्ञ की हमने जब पूर्णाहुति दी उसके बाद में अपने आप बारिश वापस शुरू हो गई। तो ये टेम्पल ऑफ मिरेकल्स है। यहाँ एक यूएई के अंदर हिंदू मंदिर बन रहा है, यही एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत बड़ी बात। और इसके लिए दोनों देशों के लोगों को, दोनों संप्रदाय के लोगों को एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और विवेक भाई, मैंने देखा आप अयोध्या भी आए थे जी। आप यहाँ भी पहुंचे हैं। क्या भाव है दोनों जगह मंदिर बनना? और दोनों को लोग कह रहे हैं कि भाई सपना पूरे होने जैसा, और यहाँ तो कह रहे हैं सपना भी नहीं देखा था जो नरेंद्र मोदी ने कर। जी, मतलब एक समय था जब यहाँ पर आप घर में भी अपना मंदिर बनाने की आपको इजाजत नहीं थी। अब खुले में इस तरह से चल रहा है। हमने माता की चौकी रखी, वहाँ पे इतने लोग आए, अमीराती लोग भी आए, और बहुत भाईचारे के साथ उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट किया। और मंदिर भी इतना भव्य है। मैं कई बार अंदर जा चुका हूँ, कई बार सेवा का मौका भी मिला है मंदिर में। तो इतना सुंदर बना है, इतना भव्य बना है कि कोई सोच ही नहीं सकता। और इतने अल्प समय में लोगों को लगा कि ये मंदिर बनेगा ही नहीं, इतने कम समय में बन गया। ये बहुत कमाल की चीज। थोड़ी सी दुविधा में डालूं आपको, आप अयोध्या में मंदिर देख के यहाँ भी देखा, कौन सा ज्यादा मजेदार अच्छा लग रहा है? मुझे एक बात बताइए, राम भगवान की एक मूर्ति और राम भगवान की दूसरी मूर्ति में फर्क क्या है? तो ईश्वर का घर है, छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर हो। ये है बहुत भव्य, बहुत सुंदर मंदिर बना है। मुझे लगता है स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उन्होंने पूरे विश्व में बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं। बैप्स ने 1200 से ज्यादा मंदिर बनाए। मैंने उनके अमेरिका में मंदिर देखे, यूके में देखे, अब यूएई में देख रहे हैं। इसका बहुत ही, मैं कह नहीं सक रहा हूं मैं कितना भावुक हूं आज, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। और अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पीएम मोदी दोहा के लिए रवाना होंगे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की ये 7वीं यात्रा है, जबकि पीएम मोदी दूसरी बार कतर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी और शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात होगी। असल में पीएम मोदी के कतर दौरे से भारत का मिडिल ईस्ट में दबदबा, उसका डोमिनेंस और ज्यादा होगा और मजबूत होगा। पीएम मोदी का कतर दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कतर से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हुई। पीएम मोदी ने खुद इस रिहाई में अहम भूमिका निभाई थी। और ये हर एक वो नौसैनिक जो रिहा हुआ वो मानता है कि जिंदा रह जाना मुहाल था, और यहां तो वतन वापसी भी हो गई। पहले कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी को उम्र कैद में बदला, और फिर भारत के दखल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो गए बताए जा रहे हैं, और इसका सीधा असर दोनों के बीच होने वाले व्यापार पर पड़ने वाला है। दोनों देशों के बीच करीब 120,000 करोड़ का अभी सालाना व्यापार होता है, और अब इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात की जा रही है। और अगली खबर सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने की खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विभाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं विभाकर शास्त्री। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बृजलाल खाबरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे और विभाकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये अपने आप में बड़ी खबर। और ये आप जानते हैं कि अभी अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका दिया और मराठवाड़ा में कांग्रेस की जो पकड़ थी उसको और कमजोर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और इस तरफ विभाकर शास्त्री का भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में आ जाना, ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है 2024 के चुनावों से पहले। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे और उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। आपको बता दें कि सोनिया के आज सुबह जयपुर पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी थी। तो ये आप देखिए कि एक के बाद एक दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते जाना और दूसरी तरफ जो लोकसभा चुनावों में हैवी वेट समझे जाते रहे कांग्रेस की तरफ से, उनका राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंचने का रास्ता बनाना, ये अपने आप में अभी कांग्रेस की स्थिति को बयान करता है। और राज्यसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण राज्यसभा जाएंगे और कल ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अशोक चव्हाण शामिल हुए थे। गोविंद भाई ढोलकिया गुजरात से उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी भी राज्यसभा जाएंगी। तो राज्यसभा कौन कौन पहुंच रहा है जरा वो नाम भी देख लीजिए और इसमें जेपी नड्डा भी शामिल हैं। गुजरात से राज्यसभा पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा और अशोक चव्हाण जो अभी अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचेंगे और गोविंद भाई ढोलकिया गुजरात से उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी राज्यसभा पहुंचने वाली हैं। 27 फरवरी को 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी तय की गई है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। ऐसे में सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश से डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, ये मैं आपको कैंडिडेट्स के नाम बताता जा रहा हूं, ये जरा देख लीजिए आप। यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट्स दोनों तरफ आप देख रहे हैं। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार और उधर आप देखिए डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा की राह बनाएंगे। और इधर आप देखिए उमेश नाथ महाराज मध्य प्रदेश से और चंद्रकांत हैडोरे महाराष्ट्र से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए उनका नाम आया है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स राज्यसभा में उम्मीदवारों के जो लिस्ट है